इंडिसेस में आता हुआ दिखाई पड़ेगा, जहां पर बिल्कुल सुस्त मार्केट में कामकाज है पिछले 1 से 1.5 घंटे में, और 19,450 451 के जोन्स के अराउंड ही निफ्टी पिछले 1 घंटे के दौरान या 1.5 घंटे के दौरान होवर करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा न तेज़ी है ना बहुत ज़्यादा बिकवाली है। डे लो करीब 19,437 के आसपास का है और अभी 452 है, तो बहुत दूर नहीं डे लो से, लेकिन फिर भी एक रेंज के अंदर इंडिसेस ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। ब्रॉडर बेस मार्केट्स लेकिन अभी भी खरीदारी में, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1/4% ज़्यादा की बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दोनों फ्रंट लाइन इंडेक्स को एटलीस्ट आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि जो एडवांस डिक्लाइन है उनकी स्थिति थोड़ी सी कम हो रही है, एडवांसेस थोड़े कम हो रहे हैं, डिक्लाइन थोड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हरे निशान में भी एडवांसेस थोड़े ज़्यादा ही आपको दिखाई पड़ेंगे। आगे भी हम मार्केट से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। बाजार ने गवाई शुरुआती तेजी, दिन के ऊपरी स्तरों से निफ्टी करीब 130 अंक और सेंसेक्स 400 अंक फिसला, लेकिन मिड कैप इंडेक्स लगातार चौथे दिन नए शिखर पर। चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी शामिल कंपनियों में रौनक है। एमटार में 8% का उछाल, सेंटम भी करीब 11% तक दौड़ा। ब्लॉक डील के जरिए कोफोर्ज में करीब 26% शेयरों में बड़ा सौदा। सूत्रों के मुताबिक प्रमोटर बेयरिंग पी ने पूरी हिस्सेदारी बेची, शेयर 5% उछला। मैक्स फाइनेंशियल भी बड़ी ब्लॉक डील, 3% से ज्यादा हिस्सेदारी का सौदा, शेयर 3% चढ़ा। मनप्पुरम फाइनेंस में करीब 11% हिस्सेदारी की हुई थी। और आरबीएल बैंक में करीब 1 करोड़ 2 लाख शेयरों में बड़ा सौदा, 235 रुपए प्रति शेयर पर हुआ सौदा। 1.71% हिस्सेदारी के लिए डील, शेयर में करीब 1% की तेजी। तो भारतीय बाजारों में एक रेंज के अंदर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर अभी भी खरीदारी है। रफली 1600 शेयर तेजी में है, 1100 शेयरों में बिकवाली का दौर है और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में कामकाज कर रही हैं। इंडेक्स के कंट्रीब्यूटर में आपको दिखाई पड़ेगा एशियन पेंट का नाम, एक्सिस बैंक का नाम, आईसीआईसीआई बैंक का नाम, जो कि मेजरली आज कंट्रीब्यूट करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे निफ्टी की तेजी में। इन्फोसिस कुछ हद तक सपोर्ट कर रहा है, लेकिन प्रेशर आ रहा है रिलायंस से, एचडीएफसी बैंक से, एल&टी, ओएनजीसी, कुछ ऐसे नाम हैं जो कि मार्केट्स को भी थोड़ा सा प्रेशर दे रहे हैं नेगेटिव साइड पर। रत्नेश गोयल हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर। रत्नेश नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पर आपका व्यू, क्योंकि इंडिसेस एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है और 19,500 के इर्द गिर्द है। तो अपर एंड 19,600, लोअर एंड 19,200 300, तो उसके बीचों बीच मार्केट खड़ा है, क्या करना चाहिए अभी? गुड आफ्टरनून सुमित जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। डेफिनेटली बाजार में थोड़ा सा गैप अप ओपन के बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, जो कि एक्सपेक्टेड थी। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बाजार में एक जिन्होंने तेजी करने से रह गए थे, जिन्होंने बाइंग करने का जिन्होंने मौका खो दिया था, मुझे ऐसा लगता है आज का करेक्शन वापस से इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी रह सकता है। तो 19,400 का सपोर्ट काफी अच्छा दिखता है मेरे को बाजार के लिए। तो उसके आसपास कहीं पे आता है तो जरूर एक बाय करना चाहिए, कि मुझे नहीं लगता कि 50 दिन मूविंग एवरेज नीचे हम कहीं पे भी इतनी जल्दी वापस से ट्रेड करने वाले हैं। 50 दिन का मूविंग एवरेज काफी अच्छा है निफ्टी के डेली चार्ट पे, वो एक सपोर्ट ले लेगा। तो 19,400 के आसपास में आता है तो 19,350 के स्टॉप लॉस से जरूर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाजार के लिए, जो कि ऊपर में वापस जैसा आपने मेंशन करा कि 19,500 19,600 वहां तक के लिए बाजार को ला सकता है। और बैंक निफ्टी, मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में काफी अच्छा एक फॉर्मेशन बन रहा है। आज 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर इसने ओपनिंग भी दी थी, पर हालांकि वापस से इसमें गैप ये फिल करने आ रहा है। आज के सुबह मॉर्निंग गैप जो खुला था, तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी को काफी एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा 44,500 44,400 के आसपास में। वहां पे जरूर एक बाय कॉल लेना चाहिए। और फिर मुझे ऐसा लगता है जो तेजी आएगी वो 44,800 44,950 ये दो लेवल तक के लिए बैंक निफ्टी में तेजी आ सकती है। और हालांकि अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम बिल्कुल बरकरार है, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच पे तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, तो कौन सा स्टॉक जहां पर आपकी नजर है? बिल्कुल सुमित जी, मेरे पास एक नहीं दो नहीं 3 पूरे स्टॉक्स है ऐसे इस तरह के लेटेस्ट मार्केट में भी। सबसे पहला एम्फेसिस रहेगा। एम्फेसिस में काफी अच्छा मोमेंटम और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो एम्फेसिस में एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 2,410 रुपए का। ऊपर में टारगेट 2,550 रुपए तक के लिए आते हुए दिखेंगे। दूसरा स्टॉक रहेगा टाटा पावर। टाटा पावर में भी काफी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट, अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि टाटा पावर में भी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 245 रुपए का। ऊपर में टारगेट जो बनते हुए दिखेंगे आपको 265 रुपए का बनते हुए दिखेंगे। इसी तरह से तो 2 स्टॉक एम्फेसिस और टाटा पावर,
इनके ऊपर आप नजर रखें। टाटा पावर वैसे भी डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है, 3% के आसपास का लेवल यहाँ पर देखने को मिला 252-53 पर। और एम्फेसिस एक और नाम जो कि आपको रत्नेश जी ने बताया। रत्नेश जी, तीसरा नाम भी आप बताने वाले थे, वो कौन सा है? हाँ जी, सीमेंस एक काफी अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन डेली चार्ट पे बना रहा है करेक्शन के बाद में। तो सीमेंस में मुझे ऐसा लगता है कि 3870 रुपए तक के टारगेट हमको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 3805। तो सीमेंस ये भी डे हाई पर 105 रुपए की तेजी और 3824 का स्तर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो नंबर्स के बाद थोड़ा प्रेशर आया था, लेकिन वापस पुल बैक, अब स्टॉक में करीब 3% ऊपर ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, जहां पे कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने रिलायंस रिटेल वेंचर में करीब 8,278 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस डील पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी यतिन मोहता मौजूद भी हैं। तो यतिन, ये दोबारा एक बार फिर से डील्स का सिलसिला रिलायंस रिटेल में शुरू हुआ और अब की बारी एक अच्छे प्रीमियम पर कमांड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो कतर की सॉवरेन वेल्थ फंड है, इन्होंने 1% हिस्सा लेने का निर्णय किया है। और ये जो लगभग 1% का हिस्सा है वो $1 बिलियन यानी लगभग 8,300 करोड़ रुपए की लागत से QIA लेगा रिलायंस रिटेल वेंचर्स में। और ऑब्वियसली क्योंकि ये 1% $1 बिलियन के आसपास की वैल्यूएशन पे हो रहा है, तो पूरी कंपनी जो इकाई है रिलायंस रिटेल वेंचर्स, इसकी वैल्यूएशन $100 बिलियन यानी 8 लाख करोड़ से ज़्यादा की आकी जा रही है। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो जो 2020 में कोविड के टाइम काफ़ी सारे जो फंड्स ने खरीदारी करी थी, सिल्वर लेक प्राइवेट इक्विटी से लेके PIF जो कि सऊदी अरेबिया का वेल्थ फंड है, उसकी जो वैल्यूएशन थी उससे दुगनी वैल्यूएशंस पे यहाँ सौदा होता हुआ दिखाई पड़ा है। और आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ेगा कि 9 सितंबर 2020 से लेके जो अक्टूबर और आगे आगे बहुत सारे स्टेक सेल्स हुए और अब कुल मिला के लगभग 11.5% रिलायंस रिटेल वेंचर्स की स्टेक सेल कंप्लीट हो चुकी है, इंक्लूडिंग QIA की हिस्सेदारी। तो बहुत ही अच्छे वैल्यूएशंस पे ये ट्रांच की डील होती हुई दिखाई पड़ रही है और बाजार को ये भी उम्मीद है कि आगे जाके ये फंड रेज का सिलसिला फिर से एक बार शुरू होता हुआ दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट वीक रिलायंस इंडस्ट्रीज की AGM है, जहाँ चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने रिटेल वेंचर्स, चाहे वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और हर एक चीज़ों पे टच अपॉन करेंगे। तो देखना होगा कि यहाँ से क्या रणनीति है फंड रेज को लेके और बिजनेस को लेके। तो क्लियरली रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर फोकस में, क्योंकि $100 बिलियन के आसपास रिलायंस रिटेल में बड़ा निवेश होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो रिलायंस रिटेल में बड़ा निवेश और उस बड़े निवेश के किस तरह के एस्पेक्ट्स हैं उस पर यतिन आपको तमाम डिटेल बताए थे। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन, ये सभी डिटेल हमारे साथ बताने के लिए। रत्नेश, रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेके कोई व्यू रखते हैं क्या आप? बिल्कुल, रिलायंस में काफी अच्छा हमको ब्रेकआउट देखने को मिला था हमको 19 जून को। उसके बाद में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली, 2600 रुपए तक के लिए आया। अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे भी 2470 2480 रुपए के आसपास मिलता है तो वहाँ पे खरीदारी का मौका बनेगा। 2450 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में टारगेट वापस से 2530 रुपए तक के लिए आते हुए दिख जाएंगे। थोड़ा सा डीप का इंतजार करें, 2470 2480 वहां पे जरूर खरीदारी का मौका मिलना चाहिए। तो रिलायंस में एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर की जो चैनल आप देख रहे हैं, इसका प्रभुत्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो किसी भी निवेश से पहले एक बार फिर से आप राय जरूर ले लें। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, जहां पर दुबई में कल एक समारोह में TVS ने दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर TVS X लॉन्च किया है। TVS X की X शोरूम कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। क्या है इसमें खूबियां, इस पर बातचीत करेंगे। दीपाली राणा ने इस पर तमाम डिटेल्स चेक की हैं। तो दीपाली, आपको बताएं किस तरह की इसकी खूबियां हैं। TVS मोटर्स अपना दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर TVS X लेकर आ गई है। दुबई में कंपनी ने इसका लॉन्च किया है। नवंबर से इसकी डिलीवरीज शुरू हो जाएंगी और बुकिंग्स इसकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। प्राइसिंग की सबसे पहले बात करेंगे। काफ़ी अग्रेसिवली प्राइस किया है कंपनी ने इसको। 2,50,000 के आसपास की इसकी कीमत है। बेंगलुरु में पहले ये लॉन्च हुआ है और उसके बाद 15 शहरों में इस साल के अंत तक, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये अवेलेबल होगा। स्टाइल इसका अच्छा है। आप इसको अगर फ्रंट में भी देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको ब्लैक ग्लॉस फिनिश मिलता है। TVS की बैजिंग मिल रही है। स्मार्ट कनेक्ट, क्योंकि कंपनी इसको एक कनेक्टेड स्कूटर के तौर पे प्लेस कर रही है। एडवांस कनेक्टेड स्कूटर जिसमें काफ़ी सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स हैं। ये आपको पूरा लाइट का सेटअप मिल रहा है। टर्न इंडिकेटर्स हैं, DRLs हैं। अगर आप फ्रंट व्हील्स की बात करेंगे तो 12 इंच का इसका व्हील साइज़ है। आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और रेयर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। अब आते हैं इसकी सीट्स पर। तो इसमें आपको स्प्लिट सीट मिलती हैं
और यहाँ जो इसमें आपको ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, ये 10.2 इंच का TFT स्क्रीन है। आप इसको अपनी सीटिंग पोजीशन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। एक और बात, अब इस स्क्रीन को कंपनी स्मार्ट प्ले का नाम दे रही है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स दिए हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें आपको नैव प्रो फीचर मिलता है जो कि नेविगेशन सिस्टम है, और ये पहली बार इंडस्ट्री में ऐसा होगा कि एक स्कूटर आपको मिल रहा है जिसके जरिए आप लाइव लोकेशन इस स्कूटर की अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। नैव प्रो फीचर का कंपनी ने इसको नाम दिया है। अब बात करते हैं इसके रेंज की और इसकी चार्जिंग के बारे में। तो कंपनी इसमें आपको 4.4 किलोवाट का बैटरी पैक दे रही है, और इस बैटरी पैक में आपको 40 Nm का टॉर्क मिलता है, और साथ ही जो रेंज आपको मिल रही है वो 140 किलोमीटर्स की है। टॉप स्पीड आपको 105 किलोमीटर पर आवर की मिलेगी। 0 to 40 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो 2.6 सेकंड्स में हासिल कर लेता है। चार्जिंग की बात कर लेते हैं। इसमें जो चार्जिंग सिस्टम है वो 0 to 50% जो चार्जिंग है वो 1 घंटे के समय में हो जाएगी, लेकिन 3 किलोवाट चार्जर के इस्तेमाल पर ही। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है इस स्कूटर के बारे में। तो तमाम बेसिक इन्फॉर्मेशन आप वो TVS की X के बारे में जान रहे थे। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं, कुछ और शेयरों में बातचीत करेंगे, साथ ही साथ एक बड़ा इवेंट जो कल हुआ चंद्रयान को लेकर उस पर भी चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स डे लो पर पहुंच गया है। इनफैक्ट निफ्टी 19,428 426 का इंट्राडे लो है, और इंट्राडे लो पर ही इंडिसेस अब कामकाज करता आपको दिखाई पड़ेगा। तो प्रेशर मार्केट में थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है, गहराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन भारत ने चांद पर इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 की सफलता से साउथ पोल पर उतर गया है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है। पूरी दुनिया में इसरो का डंका बज गया है। चंद्रयान 3 के सफल अभियान पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इन स्पेस के चेयरमैन डॉक्टर पवन गोयनका। डॉक्टर गोयनका नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो क्योंकि आप इन स्पेस के जरिए इस सेक्टर से पूरी तरह से सरोकार रखते हैं, जुड़े रहे हैं, आपने स्टेप बाय स्टेप इसको देखा, तो आपके लिए तो एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है, एक माइलस्टोन है। वैसे तो हम सबके लिए है, लेकिन आपने उसको बहुत करीबी से देखा है। तो पहले आपका रिएक्शन, कैसे आप देख रहे हो इस बड़े कदम को? देखिए, पहला रिएक्शन मेरा वही था जो भारत के 140 करोड़ लोगों का था, ऑफ एक्साइटमेंट, ऑफ जस्ट बीइंग absolutely full of pride of what our scientists in ISRO have achieved with a budget that is a shoestring budget, with the confidence that all of us had that this will be a successful mission. And the whole feeling in the room was feeling of exuberance that I have never seen before. And that was a very rare moment for anyone to savor. To be able to feeling that excitement in the whole country, not just the country, the whole world, was something that's a once in a lifetime opportunity for many of us. डॉक्टर गोयनका, क्योंकि स्पेस के अंदर, स्पेस सेक्टर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते हुए दिखाई पड़ रही हैं, और क्योंकि हमने एक लो कॉस्ट पे एक इम्पॉसिबल काइंड ऑफ मिशन को अचीव किया है, सो दोनों तरह के हिसाब से देखें, कॉस्ट के लिहाज से भी देखें और बढ़ती अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से भी देखें, कैसे पोजीशन देख रहे हो आप इंडियन स्पेस सेक्टर को? देखिए, इंडियन स्पेस में जो प्रोग्रेस हो रही है उसे हमें दो अलग पाथ देखना होगा। एक जो पाथ है वो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन का है, और जो चंद्रयान 3 है वो एक साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी इसरो के ऊपर है। इसरो अभी कर रहा है और करता रहेगा ऑल द साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, मतलब चंद्रयान हो या ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हो या आदित्य L1 हो या पिछले मार्स मिशन हो, फ्यूचर वीनस मिशन हो, वो सब इसरो करेगा। और इसमें प्राइवेट सेक्टर का योगदान रहेगा, लेकिन वो योगदान रहेगा इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग इसरो। इसरो को जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके वेंडर्स प्राइवेट सेक्टर से आएंगे, और चंद्रयान 3 में भी काफी कुछ जो कंपोनेंट गए हैं वो प्राइवेट सेक्टर से गए हैं। तो दैट इज वन पाथ। जो दूसरा पाथ है वो कमर्शियल एक्टिविटी। तो कमर्शियल एक्टिविटी अभी तक इसरो ही कंडक्ट करती थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही प्राइमरी यूजर थे उस कमर्शियल एक्टिविटी की। और यहीं हम एक काफी बदलाव देख रहे हैं और देखना चाह रहे हैं, किस तरह से प्राइवेट इंडस्ट्री इसमें आए और कमर्शियल एक्टिविटी जो स्पेस की है उसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करे, उसको बढ़ावा दे,
और हम जो स्पेस इकोनॉमी है उसको बढ़ाएं, ताकि कॉमन मैन को स्पेस के जो एडवांटेज मिलते हैं थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू नेविगेशन, थ्रू अर्थ ऑब्जर्वेशन, वो एडवांटेज मिले। तो यहाँ जो हम पिछले 18 महीने 2 साल से काफी चेंज देख रहे हैं, काफी एक्साइटमेंट देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, और जो कल हुआ चंद्रयान 3 के लॉन्च, उससे एक नया बढ़ावा मिलेगा। हालांकि साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और कमर्शियल एक्टिविटी एक तरह से अलग अलग एक्टिविटी हैं, बट देयर इज अ रब ऑफ बेनिफिट दैट हैपेंस। आई थिंक कॉन्फिडेंस दैट वी कैन डू इट, भले ही वो साइंटिफिक काम हो या कमर्शियल काम हो, वो कॉन्फिडेंस आगे बढ़ता है। कॉन्फिडेंस ऑफ अदर कंट्रीज इन द एबिलिटी ऑफ द इंडियन स्पेस इकोसिस्टम आल्सो गोज अप, और जो बाहर की कंट्रियां हैं वो हमारे पास आएंगी, जॉइंट वेंचर्स करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारी कंपनियों में, और उससे हमारा स्पेस का सेक्टर है वो आगे बढ़ेगा। डॉक्टर गोयनका, इन स्पेस का जो क्रिएशन था वो प्रीडोमिनेंटली प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने के लिए था, लेकिन इसके साथ साथ प्राइवेट सैटेलाइट्स को लॉन्च करना, ये भी कुछ एक काम जो कि किया गया। लेकिन कुछ और माइलस्टोन जो कि अचीव हुए हों विद टाइम आपके इस अंतराल में? देखिए, इन स्पेस के 2 मैंडेट हैं। एक मैंडेट है जो ऑथराइज या रेगुलेट करना स्पेस सेक्टर को। तो जब से इन स्पेस शुरू हुआ है, तब से जो भी स्पेस एक्टिविटी है, भले ही वो एक्टिविटी इसरो की हो या एक्टिविटी प्राइवेट सेक्टर की हो, उसे इन स्पेस ऑथराइज करता है। और अभी तक हमने करीब 15 ऑथराइजेशन कर दिए हैं, इंक्लूडिंग चंद्रयान 3, वो भी ऑथराइज इन स्पेस ने किया था। भले कि हम जो ऑथराइज करते हैं वो टेक्निकल ऑथराइजेशन नहीं है, वो काम पूरा इसरो का है, हम उसमें दखल नहीं देते हैं, हम उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं। हमारा जो ऑथराइजेशन है वो ये है कि कोई सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोसेस, इंटरनेशनल अग्रीमेंट से हमारा पूरा अलाइनमेंट हो। तो ये एक ऑथराइजेशन का रोल है, बोथ प्राइवेट सेक्टर के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। दूसरा जो रोल है वो है रोल प्रमोशन का, इनेबलमेंट का। उसमें अभी सबसे बड़ी चीज जो हुई है कि करीब 150 से 200 नए स्टार्टअप्स इंडिया में स्पेस सेक्टर में आए हैं, जो कि हमारे साथ काम कर रहे हैं। उसमें कम से कम मैं कहूंगा कि 10 से 12 स्टार्टअप्स जी अब इंडिया में एक हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं, क्योंकि हम उनके बारे में काफी बातें करते हैं। स्काई रूट हो, बेलेट्रिक्स हो, पिक्सल हो, अग्निकुल हो, दिगांतरा हो, ये कई नाम, ध्रुव स्पेस हो, ये कई नाम हमारे सामने हैं। और ये सब स्टार्टअप्स काफी तेजी से अपने जो उनका जो डेस्टिनेशन है, जो उनका एस्पिरेशन है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जी जी। तो डॉक्टर गोयनका, क्योंकि एक्सपेंशन अच्छा है, एक अच्छी ग्रोथ भी हमने देखी है, और उसका एक इम्पैक्ट भी हम कल के सत्र में हमने उसका एक पूरा इम्पैक्ट जो है वो आते हुए देख भी लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना समय आपने हमें दिया, हमसे बातचीत की, और एक बार फिर से आपको और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बड़े माइलस्टोन को लेकर जो कि कल अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा। फिलहाल अब मिड कैप मंत्र को समेटेंगे, लेकिन उससे जाने से पहले एक बार खिलाड़ी अपडेट और देख लेते हैं किस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि आज थर्सडे का दिन हो गया है तो एक और सत्र बाकी है, लेकिन किस तरह की सिचुएशंस हैं, कौन कौन सी कॉल्स हैं जहां पर बदलाव होता हुआ दिखाई पड़ा है। 3 खिलाड़ी इस हफ्ते हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें समीत हैं, इसके अलावा पंकज राडेड़ है और LKP सिक्योरिटी के रूपक डे हैं। रिटर्न आपकी स्क्रीन पर है, जहाँ पर अब पंकज लीड कर रहे हैं 5.5% के रिटर्न के साथ, रूपक करीब 3.5% में पॉजिटिव रिटर्न, और समीत का रिटर्न जो है वो घटकर अब करीब 1% के आसपास हो गया है। इसी के साथ अब एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के उस पार हम बातचीत करेंगे रामकृष्ण फोर्जिंग की मैनेजमेंट के साथ। हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद रहेंगी, उनसे हम चर्चा करेंगे। ललित जी हमारे साथ होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे कंपनी के रीसेंट ऑर्डर्स को लेकर भी, और साथ साथ एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर भी। छोटे से ब्रेक के उस पार।